हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। जब भी हम आरसीसी के अंदर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर को कवर करते हैं तो वहाँ पर हम एज ए डिज़ाइन ऑफ कॉलम की स्टडी करते हैं। और डिज़ाइन ऑफ कॉलम के प्रीवियस लेक्चर्स में आपने उसका इंट्रोडक्टिव पार्ट, उसका इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन और उसकी कुछ बेसिक एजम्पशंस को कवर किया था डियर। आज जो हम बात करेंगे आपके उसके एनालिसिस और डिज़ाइन पार्ट्स की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर्स कवर नहीं किया है जहां पर हमने कंप्रेशन मेंबर्स की एजम्पशंस के बारे में डिस्कस किया था, तो पहले आप उसको कवर कर सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे आपके एनालिसिस और डिजाइन पार्ट की बात करेंगे, जो किस तरह का कॉलम होगा आपके पास, एक्सियली लोडेड कॉलम की बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हुआ था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम के बारे में, और वहां पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉलम्स के बारे में डिस्कस किया था डियर। आज मैं फिर से आपको दोबारा से बता रहा हूं कि अगर हम कॉलम की क्लासिफिकेशंस करते हैं किसके आधार पर, लोडिंग के आधार पर, तो लोडिंग के आधार पर आपके कॉलम तीन तरह के होते हैं। ये तीन तरह के कौन कौन से होते हैं इनको देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं सर, आप कॉलम की बात कर रहे हैं। तो कॉलम जो आपके पास होते हैं सर, अकॉर्डिंग टू लोडिंग के आधार पे, अकॉर्डिंग टू लोडिंग के आधार पे कितनी तरह के होते हैं सर आपके कॉलम? तीन तरह के होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं आपको ये चीज नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले आता है आपके पास कौन सा कॉलम आता है सर? एक्सियली लोडेड कॉलम। कौन सा कॉलम आता है? एक्सियली लोडेड कॉलम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, पहला तो ये आपको मैंने डिस्कस करके बताया था। एक्सियली लोडेड कॉलम को हम एक और कॉलम भी बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम को हम क्या बोल सकते हैं? कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम भी बोल सकते हैं, कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपको मैंने बता चुका हूं। अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप के कॉलम की, तो सेकंड टाइप का कॉलम होता है आपके पास इसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडिंग कॉलम। सेकंड कौन सा होता है आपके पास? इसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडिंग कॉलम होता है आपके पास। तो यहां पे हम देखेंगे इसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडिंग कॉलम। ठीक है, और जो तीसरी टाइप का कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक बाई एक्सियली लोडिंग कॉलम। तीसरा कौन सा होता है आपके पास? इसेंट्रिक बाई एक्सियली लोडिंग कॉलम। इसेंट्रिक बाई एक्सियली लोडेड कॉलम, लोडिंग कॉलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, लोडेड कॉलम बोल दो आप। ठीक है, तो ये आपके पास कॉलम की हमने क्या करवाई थी, आपको क्लासिफिकेशंस करवाई थी। कितने टाइप्स के होते हैं सर हमारे पास? तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक्सियली लोडेड कॉलम, या फिर उसको कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम भी बोल सकते हैं। मान लेते हैं अगर मैं इसका यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाऊं तीनों के डिफरेंट, तो शायद ही आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, कि सर आपके पास यहाँ पर तीन क्रॉस सेक्शंस है। एक क्रॉस सेक्शंस आपके पास ये हो गया है, और दूसरा क्रॉस सेक्शंस आपके पास ये हो गया है, और तीसरा क्रॉस सेक्शन आपके पास ये वाला हो गया है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आप सभी जानते हैं कि जो कॉलम का जो हम क्रॉस सेक्शन मेंशन करते हैं वो कौन सी डायमेंशंस में होता है? आपका लेटरल डायमेंशंस में होता है। और लेटरल डायमेंशंस में जो आपकी दो डायमेंशंस आती है वो कौन कौन सी आती है सर? वो आपकी एक तो आती है सर आपका विड्थ हो गया है, जिसको मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ, और दूसरा क्या हो सकता है सर? आपका डेप्थ हो सकता है। ठीक है, जो लेटरल डायरेक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे भी एजिटेड व्याप का ये विड्थ हो गया है सर, और यहाँ पर आपका ये डेप्थ हो गया है। क्लियर है, दैट इज डेप्थ हो गया है। यहाँ पे भी मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर ये सर विड्थ हो गया आपका, और यहाँ पे सर ये आपका डेप्थ हो गया है। क्लियर है, इस क्रॉस सेक्शंस को मैं कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको अगर कट करता हूँ तो ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस। ठीक है, ये भी हो गया आपका पास एक्स एक्सिस, ये वाला भी हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, और ये वाला हो गया आपके पास दैट इज वाई एक्सिस, ये भी हो गया आपके पास वाई एक्सिस।
क्लियर है, ये चीज आप जानते हो। अब पहले कॉलम की बात कर रहा हूं कि जब एक्सियली लोडेड कॉलम है और कंसेंट्रिक लोडिंग कॉलम है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जो कॉलम के ऊपर जो लोड आ रहा होता है वो उसके सीजी के साथ मैच कर रहा होता है। तो यानी कि इसका सीजी, कॉलम का सीजी क्या होगा, ये इसके क्रॉस सेक्शन का, तो यहाँ इसके साथ सीजी के साथ मैच कर रहा है। यानी कि कॉलम कैसा है, आपके पास एक्सियली लोडेड कॉलम है, कॉलम में किसी तरह की इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो रही है, तो उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं सर, एक्सियली लोडेड कॉलम बोलेंगे। ना तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आएगी और ना ही इस कॉलम में किसी तरह का मूवमेंट आएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कंसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडेड कॉलम, यूनी एक्सियल का मतलब है किसी एक एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो रहा होगा, वहां पर इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रही होगी कि अब जो आपके पास जो लोड आ रहा होगा वो आपके मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा होगा। पहले तो आपके मेंबर के सीजी से पास कर रहा था, अब मेंबर के सीजी से पास नहीं कर रहा है, वो अब कहां कर रहा है, कुछ उसके अवे फ्रॉम पास कर रहा है। हो सकता है वो आपके सीजी से ना होकर वो आपके इस डायरेक्शंस में हो सकता है, वो आइदर एक्स इन डायरेक्शन में भी हो सकता है और आइदर वाई इन डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो इस कंडीशंस में क्या होगा, आपके पास जब सीजी से पास नहीं करेगा लोड तो आपकी इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड होगी, ठीक है। और जब इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड होगी तो उसी कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे, कंसेंट्रिक यूनी एक्सियल लोडेड कॉलम बोलेंगे। तो यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो सकती है आइदर वो क्या क्या हो सकती है, वो आपके पास ई एक्स भी हो सकती है, तो ई एक्स शुड नॉट बी जीरो, और ई वाई भी हो सकती है, ई वाई शुड नॉट बी जीरो। क्लियर है, बट दोनों नहीं हो सकती, किसी एक एक्सिस के अलोंग वहां पर इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो सकती है। तीसरी कंडीशन आती है आपके पास इसेंट्रिक बाई एक्सियली लोडेड कॉलम। इसेंट्रिक बाई एक्सियल लोडेड कॉलम का मतलब है कि जो अब आपका जो लोड है वो पहले भी आपके पास जो कंडीशन थी वो भी सर सीजी से तो पास नहीं कर रहा है तब, बट किसी एक एक्सिस के अलोंग वहां पर इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रही थी। अब यहाँ पे जब हम थर्ड कंडीशंस पे आ जाते हैं तो थर्ड कंडीशंस में जो आपके पास कॉलम के ऊपर लोड आ रहा होगा वो कहीं आपके सीजी से अवे फ्रॉम आ रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लोड एक्ट कर रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे तो लोड कर रहा था आपका यहाँ पर बिल्कुल सीजी पे, यहाँ पे इस पॉइंट्स पे, और यहाँ पे कुछ अवे फ्रॉम दिखा देता हूं। तो इस कंडीशंस में आपका कुछ इस पॉइंट्स पे क्या हो रहा था, इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रहा था। जब इस पॉइंट पे इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रहा था तो नो डाउट वो आपके एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी होगा और आपके वाई एक्सिस के लॉन्ग भी होगा। तो ये वाला कंडीशंस अगर हम देखते हैं तो ये आपका ई एक्स के लॉन्ग भी होगा, और अगर मैं ये वाली कंडीशंस मेंशन करता हूं तो ये आपका ई वाई के अलोंग भी होगा। तो इस कंडीशन में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो दोनों एक्सिस के अलोंग आपका डेवलप्ड हो रही होगी, यानी कि ई एक्स शुड नॉट बी जीरो और आपका ई वाई शुड नॉट बी जीरो। क्लियर है। हालांकि आप ये भी बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे भी तो ई एक्स इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, और ई वाई भी जीरो नहीं होगा, मतलब किसी एक एक्सिस पे इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रही होगी, और यहाँ पर दोनों एक्सिस पे इसेंट्रिसिटी डेवलप्ड हो रही होगी। क्लियर है। तो आज जो हम बात करेंगे अपने एनालिसिस और डिजाइन में, वो हम किस कॉलम की बात करेंगे, अपने एक्सियली लोडेड कॉलम या फिर कंसेंट्रिक लोडेड कॉलम की। और एक्सियली लोडेड कॉलम का जो यहाँ पर सेक्शन होगा वो आपके पास रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आपके पास वो सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, बट सर्कुलर के केस में कंडीशंस चेंज हो सकती है। बट जो चीजें यहाँ पर आपके काम की रहेगी वही चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्टिव पार्ट्स था जो आपने प्रीवियस में भी कवर किया था डियर। आज जो हम देखेंगे सबसे पहले एक्सियली लोडेड कॉलम का जब भी हम डिटर्मिनेशंस करते हैं तो वहां पर हमें सबसे पहले उसका कॉलम का साइज को डिटरमाइन करना होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप साइज को ही डिटरमाइन कर सकते, अगर आपका साइज भी नहीं दिया जा सकता तब भी आप अपनी कॉलम को डिजाइन कर सकते हैं डियर। क्लियर है। तो देखते हैं यहां पर सबसे पहले कि सपोज कीजिएगा कोई मैं कॉलम का आपको फिगर बना के दिखाता हूं कि आपके पास ये कॉलम है सर, कौन से कॉलम की बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पर, एक्सियली लोडेड कॉलम। तो एक्सियली लोडेड कॉलम यहाँ पे बना देते हैं कुछ इस तरह से, ये है आपके पास, ये है आपके पास, और यहां तक आते आते आप बहुत सारी चीजों को समझ चुके होंगे। क्लियर है। इसलिए मैं आपको ये डायग्राम यहां पर बता रहा हूं, क्लियर, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी।
क्लियर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कॉलम होता है, कॉलम की दो डायमेंशंस होती है सर। कौन कौन सी सर? एक होती है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और दूसरी होती है लेटरल डायरेक्शंस में। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस में जो आपको डायमेंशन दिखाई देती है उसको बोलते हैं आपका हाइट ऑफ द कॉलम या फिर लेंथ ऑफ द कॉलम। तो इनको भी मैं यहीं पे मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूं कि सर ये मान लेते हैं ये क्या हो गया सर? आपका लेंथ ऑफ द कॉलम हो गया है। तो दैट इज लेंथ ऑफ दी कॉलम हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेटरल डायरेक्शन में दो डायमेंशन दिखाई दे रही है, दैट इज उसमें से हम बात कर लेते हैं आपकी बी की, जो बी क्या है आपके आपका वेड्थ है और दूसरा क्या सर? आपका डेप्थ है। क्लियर है? दैट इज डेप्थ है। क्लियर है? ये बात आप जान चुके होंगे। अब यहाँ पे जो आपका ये क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ये आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और आपका स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि सर हमने क्या लिया है? एक आरसीसी का कॉलम लिया है। किसका कॉलम लिया है सर? आरसीसी का कॉलम लिया है। और जब आरसीसी का कॉलम लिया है तो कैसा हो सकता है सर? वो आपके पास वो रेक्टेंगुलर सेक्शन भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। और आपके पास कैसा हो सकता है सर? स्क्वायर भी हो सकता है। अभी मैं सर्कुलर की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं सर्कुलर की बात करूंगा तो हम अलग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये देखिएगा, तो जब भी हम रेक्टेंगुलर की बात करते हैं या स्क्वायर की बात करते हैं तो वहां पे कितनी नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड की जाती है? 4 बार। कौन सी? लॉन्गिट्यूडनल बार। और जो लॉन्गिट्यूडनल बार होती है वो किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है? आपके लॉन्गिट्यूडनल के एक्सिस पे। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कौन सी आती है? आपकी लेंथ ऑफ द कॉलम आता है। तो यहाँ पे हम हर एक कॉर्नर्स पे क्या बार कर देंगे? अपनी लॉन्गिट्यूडनल्स बार प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमने सर यहाँ पे क्या कर दी है? लॉन्गिट्यूडनल्स बार प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? अब जब हमने यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल्स बार प्रोवाइड कर दी है तो कुछ इस तरह से मैं इनको आपको शो करके दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह से, ठीक है, और कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सी होगी आपके पास? लॉन्गिट्यूडनल्स बार होगी। अब जब ये लॉन्गिट्यूडनल्स बार्स होगी, इन लॉन्गिट्यूडनल बार को रजिस्ट करने के लिए, यानी कि इनकी बकलिंग ना हो, इसकी बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी बार्स प्रोवाइड करते हैं? यहाँ पर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है रेक्टेंगुलर और स्क्वायर सेक्शन में, वो कैसी होती है आपके पास? वो लेटरल टाइज की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर हम उनको भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो बिल्कुल सही सर, यहाँ पर हम देख लेते हैं लेटरल टाइज प्रोवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये मैंने क्या प्रोवाइड कर दी है यहाँ पर? लेटरल टाइज। आप भी थोड़ा सा डिजाइन ड्राइंग बनाइएगा, क्योंकि जब भी हम भाई आरसीसी के सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका डिजाइन का पार्ट है, और जब डिजाइन का सब्जेक्ट है तो उसमें आपको ड्राइंग बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सी डाल दी मैंने सर इसके अंदर? आपकी लेटरल टाइज प्रोवाइड कर दी है। क्लियर है? तो ये जो कॉलम आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कॉलम में आपको कौन कौन सी डायमेंशन दिखाई दे रही है सर? लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। अब जब आपके पास लेटरल दिखाई दे रही है और कॉलम किसका है? आपके पास आरसीसी का है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाना चाहूँ तो सर मैं क्रॉस सेक्शन बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं सर। यानी कि मैं ये वाले सेक्शंस को बात कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसका मैं क्या बना देता हूँ? ये क्रॉस सेक्शन हो गया मेरे पास। अब जब ये क्रॉस सेक्शंस हो गया है तो यहाँ पर जो आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स है वो किस तरह से दिखाई देगी? कुछ इस तरह से दिखाई देगी, कुछ इस तरह से दिखाई देगी, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, और इन बार्स को, ताकि ये लेटरल डायरेक्शन में क्या ना हो, बक्कल ना हो, तो मैंने क्या प्रोवाइड कर दी यहाँ पर सर? अपनी लेटरल टाइज प्रोवाइड कर दी, मतलब एज ए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी कुछ इस तरह से। क्लियर है? ये चीज आप जान चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डायमेंशंस को मेंशन करना चाहूं तो ये क्या हो गया है सर? आपका ये सर विड्थ होगी यहाँ पर, और ये क्या हो गया सर? आपका ये सर आपके कॉलम की डेप्थ हो गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे साइज को डिटरमाइन करेंगे। तो जब साइज को डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ पर ये जो सेक्शंस होगा, नो डाउट ये किसका होगा? यहाँ पे कंक्रीट का होगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कंक्रीट का होगा। तो कुछ इस तरह से आपका कंक्रीट है। ठीक है, तो जब ये कंक्रीट का है तो यहाँ पर ये चीज नोट डाउन करनी होगी आपको। तो इसका क्या होगा सर? आपके पास कुछ ना कुछ एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा।
एसी, एसी बोले तो एरिया ऑफ कंक्रीट, और ये जो मेंबर है कॉलम किस तरह का मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर, तो मैं उसको एसी से लिख देता हूं। एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर भी होगा। अब जब एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर भी होगा तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ क्या दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी दिखाई दे रही है। जब लॉन्गिट्यूडनल बार दिखाई दे रही है तो ऑब्वियसली बात इनका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं सर, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है। अब तीसरा क्या होगा सर, यहां पर तीसरा होगा सर आपके पास यहां पे ग्रॉस एरिया, जो ग्रॉस एरिया होगा आपके पास वो बी इंटू डी होगा, तो तीसरा आपके पास आ जाएगा दैट इज ग्रॉस एरिया। तो जब भी आप किसके कॉलम के साइज का डिटर्मिनेशन कर रहे हो तो उस कंडीशंस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइज ऑफ द कॉलम को डिटरमाइन करते हैं, साइज ऑफ द कॉलम। ठीक है, और जो यहाँ पर साइज ऑफ द कॉलम आपके पास हुआ वो क्या हुआ सर, दैट इज बी इंटू डी हुआ। और ये जो साइज ऑफ कॉलम होता है इसी को आप ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर, ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है, एरिया ऑफ दी सेक्शंस जो आपके पास क्या है सर, बी इंटू डी है, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ए जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हो आपकी ए एस सी की, सर ए एस सी क्या है, तो सर ए एस सी है आपके पास एरिया ऑफ स्टील, क्या है सर, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर, इन कंप्रेशन मेंबर है। ठीक है, दैट इज कंप्रेशन मेंबर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, अपने ASC तो आपके पास क्लियर हो गया है, AG भी क्लियर हो गया। अब ACC, तो ACC क्या हो गया आपके पास, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर कौन है आपका, कॉलम है। ठीक है, तो ये बात हो गई है। तो क्या यहाँ पर आप एरिया ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। एसीसी क्या हो जाएगा आपके पास, तो एसीसी हो जाएगा आपके पास ग्रॉस एरिया आप निकाल दोगे, दैट इज बी इंटू डी करके निकाल दोगे, इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है। अब जो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर है इसको भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक बार का एरिया निकालना होगा तो एक बार के एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो π/4 इंटू डाया ऑफ मेन बार का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो देखिएगा अब जो यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल बार्स यहाँ पे प्रोवाइड की है, तो नो डाउट इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके पास डाया ऑफ बार भी होगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, मेन बार बोल सकते हैं। क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं लेटरल टाइज, तो लेटरल टाइज का भी कुछ ना कुछ सर डाया होगा, तो जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, π/t बोल सकता हूं। क्लियर है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैंने मेंशन करके बता दी है। क्लियर है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि जब सर एक्सियली लोडेड कॉलम है तो इस कॉलम के ऊपर क्या आ रहा होगा, आपका लोड भी एक्ट कर रहा होगा। तो सर यहाँ पर हम लोड की डायरेक्शंस अगर दिखाएं तो इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है सर, यहाँ पर आपका लोड एक्ट कर रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या लोड एक्ट कर रहा होगा आपके पास, दैट इज पी एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका, दैट इज एक्स एक्सिस हो गया आपके पास, और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया है। अब जो आपका ये लोड है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लोड क्या है, आपके मेंबर के सीजी से पास कर रहा है, क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक्सियली लोडेड कॉलम। एक्सियली लोडेड कॉलम मतलब आपके सीजी से पास कर रहा है, सीजी से पास कर रहा है तो उसकी सेंट्रिसिटी क्या है, 0 है। क्लियर है। हालांकि मैंने आपको ये चीजें भी बताई है कि कोई भी कॉलम जब आप डिजाइन करते हैं तो उसको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन करना है, तो हम उसको तब भी डिजाइन करेंगे कि जब सर वहां पे इसेंट्रिसिटी 0 है, और जब सर मिनिमम इसेंट्रिसिटी हो तो उस कंडीशंस को भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्लियर है। तो देखिएगा जब हम इसको क्या करेंगे, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम कैलकुलेट करेंगे किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग द लोड फैक्टर मेथड। और जो लोड फैक्टर मेथड रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा आपका, ये रहेगा आपका एलएसएम के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि लोड क्या होता है हमारे पास, तो लोड होता है आपके पास, लोड अल्टीमेट लोड निकालना है आपको, तो अल्टीमेट लोड देखिएगा, अल्टीमेट लोड इज टेकन बाय लोड टेकन बाय कंक्रीट प्लस लोड टेकन बाय स्टील होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं पीयू क्या है आपके पास, दैट इज अल्टीमेट लोड है। क्या है सर, दैट इज अल्टीमेट लोड है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे पीसी की, तो पीसी क्या है, लोड टेकन बाय कंक्रीट। क्या है सर, लोड टेकन बाय कंक्रीट है।
क्लियर है। और उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं PS की, तो PS क्या है सर, लोड टेकन बाय स्टील है, लोड टेकन बाय स्टील है। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं सर, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आप सभी जानते हैं कि जो सर आपके पास स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है सर, लोड अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से लोड निकालना चाहूं तो P क्या हो जाएगा आपके पास, P हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन एरिया हो जाए, सॉरी स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा। तो क्या अगर मैं यहां से लोड ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करना चाहूं और आपके पास लोड ऑफ स्टील कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, यस सर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो दैट इज अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू लोड टेकन बाय कंक्रीट, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट बोले तो FCC, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, प्लस उसी तरह से लोड टेकन बाय स्टील निकालना है तो स्ट्रेस इनटू एरिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्ट्रेस इन एरिया हो जाएगा आपके पास, दैट इज FSC इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है, तो ये आपके पास बेसिक क्या है, अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला है जो आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ आपके पास अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट लोड हुआ आपके पास स्ट्रेस टेकन बाय कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस टेकन बाय स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर की जगह मैं ACC लिख देता हूं आपके पास। ठीक है, दैट इज ACC। क्लियर है, तो यहां पर FCC क्या है आपके पास, तो FCC क्या है आपके पास, ये देखिएगा FCC है आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है आपके पास। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं इसको और भी क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट, क्या बोल सकते हैं आप, स्ट्रेस इन कंक्रीट बोल सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं FSC की बात करता हूं तो FSC क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं स्ट्रेस इन स्टील, स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी ACC तो आपको पता ही है, तो ACC भी हम लिख देते हैं। ACC हमने पीछे देखा था, ACC क्या था आपके पास, एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन, और ASC क्या था, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है, तो इतना आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा। अब जो मेरे पास यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट या स्ट्रेस इन कंक्रीट, या फिर हम बोल सकते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील और स्ट्रेस इन स्टील, तो इनको हमने डिस्कस किया था आपको एजम्पशन में। तो एजम्पशंस क्या थी आपके पास, वो देखिएगा। एजम्पशन थी कि जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन व्हेन कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन इज 0.002, कि जब हमारे पास क्या हो, एट ए स्ट्रेन 0.02 पर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर कंक्रीट क्या होगा और आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील क्या होगा। तो वहां पे ये चीज मैंने आपको मेंशन करके बताई थी। एजम्पशंस में ये था कि एट ए स्ट्रेन 0.002 पे जो आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, तो उस कंडीशंस में हमने क्या देखा था कि डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज, तो कितना था वो देखिएगा। तो आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज वो कितना था आपके पास, वो था जिसको आपको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज FCC से कंक्रीट की बात कर रहा हूं, तो FCC इज इक्वल टू 0.45 FCK था, कुछ यही था, ये था। ये कब था कि जब हमारे पास जो कॉलम हो एक्सियली प्योर हो, इट इज वैलिड when column is प्योरली एक्सियली, कॉलम कैसा हो, प्योरली एक्सियल हो, आपके पास एक्सियली लोडेड हो,
यानी कि उस कंडीशन में E इज इक्वल टू 0 हो। क्लियर है? ये कंडीशंस आपने नोट डाउन की थी। अगर मैं बात करता हूं सेकंड कंडीशन कि इन केस ऑफ कॉलम इज इसेंट्रिसिटी इज नॉट 0, कि आपकी इसेंट्रिसिटी 0 नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो कि हर एक कॉलम को आपको किसके लिए डिजाइन करना होता है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना होता है। तो इन केस ऑफ कॉलम इज इसेंट्रिसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, द अबव वैल्यू, तो अबव वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, द अबव वैल्यू इज डिक्रीज 10% बाय 0.45 FCK। तो अबव वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, 10% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिएगा जब हम इसका 10% रिडक्शंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, FSC इज इक्वल टू 0.9, 10% मतलब उसको 0.9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज 0.45 FCK। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, FCC नहीं होगा भाई, FCC होगा आपके पास। क्या होगा सर, FCC बोले तो आपके पास स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0.4 FCK हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा, 0.4 FCK हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील के केस में, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में जो आपका डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज टेकन है, जो होगा डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील is taken as हो जाएगा आपके पास FSC is equal to 0.87 FY। ये था आपका एग्जैक्टली, बट हमें इसको नहीं रखना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कंप्रेशन मेंबर के केस में कितना हो जाएगा, 0.75, क्या हो जाएगा, 0.75 FY। क्लियर है? आपके पास ये हो जाएगा। ये कब है, जब आपका कॉलम इज डिजाइन फॉर एक्सियली लोडेड, कि जब वो एक्सियली लोडेड हो, मतलब E इज इक्वल टू क्या वहां पर सर, 0 है, मतलब इसेंट्रिसिटी वहां पे डेवलप्ड ही नहीं हो रही है। तो उस कंडीशंस में क्या होगा आपके पास ही हो जाएगा दिस, बट इन ईच एंड एवरी कॉलम, बट इन केस, यहां पे लिख देते हैं, बट इन केस कि अगर इसेंट्रिसिटी क्या हो आपके पास, 0 हो, तो उस कंडीशंस में द अबव वैल्यू इज डिक्रीज 10% बाय 0.75 FY। तो ये हो जाएगा आपके पास FSC इज इक्वल टू 0.9 इंटू 0.75 FY। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, FSC इज इक्वल टू 0.67 FY हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज कितना लेना आपको, जब आपका प्योरली एक्सियल लोडेड हो, उसमें किसी तरह की सेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो रही हो, तो उस कंडीशन में लेना आपको 0.45 FCK। और जब उस कंडीशंस को मिनिमम सेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है, और करना ही आपको मिनिमम के लिए, तो आपका कितना होगा, 0.4 FCK होगा। क्लियर है? और आपका स्ट्रेस इन स्टील क्या होगा, वो आपका 0.67 FY होगा। कब, जब आपने उसको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया है डियर। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम देखते हैं यहीं पे, तो हमने यही चीज तो कही थी कि जो आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस इन स्टील और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होगा, वो क्या क्या होगा, वो हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर ये की, तो ये क्या होता है आपके पास, स्ट्रेस ऑफ concrete in compression member into area of concrete plus stress of steel in compression member into area of steel in compression member।
क्लियर है। तो यहां से जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आपके पास एफसीसी क्या है, एफसीसी बोले तो आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना है आपके पास 0.45 एफसीके है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर 0.45 एफसीके कीजिएगा, तो दैट इज 0.45 एफसीके इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एफएससी, एफएससी क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, इस टेकन है कितना 0.75 एफवाई, तो ये हो जाएगा दैट इज 0.75 एफवाई, तो ये हो जाएगा 0.75 एफवाई इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है। ये फॉर्मूला आपका कब एप्लीकेबल है, जब आपका जो कॉलम है वो प्योरली एक्सियल लोडेड हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को दोबारा से, तो ये जो फॉर्मूला आपके पास बना है यहाँ पर, तो दैट इज PU इज इक्वल टू 0.45 FCK इज एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.75 इज FY area of steel in compression member. This formula is valid. This formula is valid for axially loaded column. Axially loaded column. ये फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब आपका कॉलम कैसा हो, एक्सियली लोडेड कॉलम हो। ठीक है, एक्सियली लोडेड कॉलम मतलब वहां पे किसी भी तरह की सेंट्रिसिटी डेवलप्ड नहीं हो रही हो, इज इक्वल टू 0। और जो आपका कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, और आपका कैसा हो सकता है, सर्कुलर नहीं हो सकता, सर्कुलर के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो जो आपका लोडेड कॉलम होगा, बट इन केस of each and every column must be designed for the minimum eccentricity, बट जो आपके पास कोई भी कॉलम है उसको आपको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए तो डिजाइन करना ही पड़ता है, और जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अबव वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, अबव वैल्यू डिक्रीज 10%। तो अबव वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, आपको 10% डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 10% को जब हमने इसको डिक्रीज किया था तो आपके पास क्या बना था, तो ये बना था दैट इज PU इज इक्वल टू 0.45 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 0.4 FCK, 0.40 FCK एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 इज FY इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशंस। क्लियर है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल करवाना है। क्लियर है। तो ये आपको कंडीशंस क्लियर हो गई होगी, दोनों कंडीशंस आपको यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही होगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ पर लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम को कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको नोट पॉइंट्स में लिखा देता हूँ दोबारा से। नोट पॉइंट्स क्या है सर, वो देखिएगा। नोट पॉइंट्स है कि जब सर आपके पास इसेंट्रिसिटी 0 हो तो उस कंडीशंस में तो उस कंडीशंस में आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा आपके पास, तो PU इज इक्वल टू 0.45 FCK इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.75 इनटू FY इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर होगा। क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपके पास नोट पॉइंट। अगर मैं सेकंड नोट पॉइंट की बात करता हूं, सेकंड नोट पॉइंट, तो सेकंड नोट पॉइंट क्या हो गया आपके पास, सेकंड नोट पॉइंट हो गया कि इज नॉट 0, कि कॉलम को आपको कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है। तो आपके पास PU क्या हो जाएगा सर 0.40 FCK इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर प्लस 0.67 FY इनटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। तो यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ कंक्रीट भी निकल के आ गया। एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन मेंबर क्या होगा आपके पास ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर हो गया। तो इस केस में भी आप एरिया ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्टील, सॉरी ग्रॉस एरिया माइनस
क्या करोगे आप, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर करोगे। क्लियर है? तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने लोड की अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेटेड कर सकते हैं डियर। तो इस तरह से हमने क्या कैलकुलेट कर दिया है, आपके कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लिया है। अब जो हमने ये कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया है, तो आपको ये क्वेश्चंस उठना चाहिए कि सर ये कौन से कॉलम के लिए डिजाइन किया आपने, सर शॉर्ट कॉलम के लिए डिजाइन किया है, लॉन्ग कॉलम के लिए डिजाइन किया है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो दिस फॉर्मूला, ये आप लिख सकते हैं, दिस फॉर्मूला is valid only शॉर्ट कॉलम। किसके लिए वैलिड है, आपके शॉर्ट कॉलम के लिए वैलिड है। और शॉर्ट कॉलम भी कैसा आपके पास होना चाहिए, वो सर आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, नो डाउट सर। वो कैसा हो सकता है, उसका क्रॉस सेक्शन आपके पास रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और आपके पास स्क्वायर भी हो सकता है। क्लियर है? तो आपके पास अगर ऐसा हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ या स्क्वायर हुआ, तो वहां पे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जब आपके पास इसेंट्रिसिटी 0 हो तो आपके पास ये फॉर्मूला एप्लीकेबल रहेगा, और जब इसेंट्रिसिटी वहां पे डेवलप्ड हो रही है तो आपके पास ये फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल होना चाहिए। और आपके पास कैसा कॉलम हो, शॉर्ट कॉलम होगा। क्लियर है? तो इस चीज के लिए आप ये चीजें देख सकते हैं। शॉर्ट कॉलम सर ये चेक कर सकते हैं आप उसकी स्लेंडरनेस रेशो से। शॉर्ट कॉलम अगर उसका स्लेंडरनेस रेशो क्या हुआ सर, 3 से बड़ा हुआ और 12 से छोटा हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो आपका शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे भी आपको दिखाया है कि जो आपके पास ये कॉलम दिया गया है, इस कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन था वो आपको कुछ कैसा दिखाई दे रहा था, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दिखाई दे रहा था। क्लियर है? तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस है कि सर ये तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर है, बट जब सर हमारे पास सर्कुलर सेक्शन होगा, यानी कि कॉलम आपका सर्कुलर होगा, तो उस केस में उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो उस कंडीशंस में जो हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को जो कैलकुलेट करेंगे वो भी अब आपको देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन ऑफ कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट कॉलम द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी शुड बी इंक्रीज 5%। तो जो भी आपके पास प्रीवियस में जो लोड कैरिंग कैपेसिटी आई उसको आप कितने परसेंट इंक्रीज कर देना है, 5% इंक्रीज कर देना है। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे जो पहली कंडीशंस आएगी आपके पास, केस नंबर जो फर्स्ट था, केस नंबर जो फर्स्ट था आपके पास, वो क्या था सर, वो था कि सर वहां पर क्या है, प्योर एक्सियली लोडेड कॉलम है, प्योर एक्सियली लोडेड कॉलम हो, प्योर एक्सियली लोडेड कॉलम हो। यानी कि उसके लिए मैंने क्या कहा था सर आपके पास कि सर E इज इक्वल टू 0 हो, कि वहां पे किसी भी तरह की सेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो रही है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, 0.45 FC के आपके पास एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.75 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है? अब क्या करना है आपको, इसी को, अगर आप सर्कुलर कॉलम है और सर्कुलर कॉलम कैसा है आपके पास, प्योरली एक्सियली है, मतलब उसके ऊपर इसेंट्रिसिटी आपकी नहीं आ रही है, तो उस कंडीशंस में आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 5% इंक्रीज करना पड़ेगा। ये किसकी के लिए है, ये वैलिड है आपके पास किसके लिए, सिर्फ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर के लिए है। बट अगर हम केस 2 डालते हैं, तो केस 2 में क्या है सर आपके पास कि कोई भी कॉलम हो, कोई भी कॉलम हो, उसको आपने किसके लिए डिजाइन किया हो, मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है। तो जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन करना है, तो उस कंडीशंस में आपका जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा वो 0.40 FC के इज एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। बट ये तो किसके लिए था, आपके पास स्क्वायर और सर्कुलर के लिए था। बट इन केस ऑफ हम किसको कर लेते हैं सर, आपका सर्कुलर सेक्शन कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, द अबव वैल्यू इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम, तो यहां लिख देते हैं इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम हो विद, वहां पे कैसा हो सर आपके पास हेलिकल रेनफोर्समेंट हो, हेलिकल
रेनफोर्समेंट हो। तो हेलिकल रेनफोर्समेंट क्या होती है, जो कि आपके लॉन्गिट्यूडनल बार्स को लेटरल डायरेक्शन में बकलिंग होने से बचाती है। तो ये जो बार्स आपको दिखाई दे रही है कौन सी बार है सर, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाना चाहूं तो बना सकते हैं सर, बिल्कुल सही। सर क्रॉस सेक्शन कैसा होगा सर, इसका कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है, तो वहां पर हमारी कितनी नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड की जाती है सर, 6। तो हमने यहाँ पे देख लिया सर, एक बार मैंने यहाँ पे डाल दी है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता, एक बार सर यहाँ पे डाल दी है, दूसरी बार यहाँ पे डाल दी है, तीसरी बार यहाँ पे डाल दी है, चौथी बार मैंने यहाँ पे डाल दी है, 5th बार, और ये 6th बार। यानी कि कितनी बार डाल दी है मैंने, अपनी 6 बार यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। और इन 6 बार को लेटरल डायरेक्शन में बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है सर, ये कुछ आपकी कौन सी बार प्रोवाइड कर दी है यहाँ पर, आपकी हेलिकल बोलो या स्पाइरल बोलो, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से इधर तक आ जाएगी, कुछ इस तरह से। क्लियर है, ये बात हमने प्रोवाइड कर दी है। तो उस केस में क्या होगा, आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी 5% इंक्रीज हो जाएगा। तो PU इज इक्वल टू 5% इंक्रीज का मतलब 1.05, तो 1.05 इज इनटू 0.40 FCK इंटू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कंक्रीट ACC प्लस 0.67 FY इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर। क्लियर है, मैं किसके लिए देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं इसको जब वो कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया हो। अगर आप चाहो कि सर उसके ऊपर इसेंट्रिसिटी ना हो तो आप इसको 0.45 को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 1.05 से। जब आप इसको 1.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या कौन सी टर्म आ जाएगी, ये भी आप जानते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0.42 FCK ACC प्लस 0.70 FY ASC। क्लियर है, तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका, किसके लिए रहेगा ये, जब आपका कॉलम का क्रॉस सेक्शन कैसा हो सर, सर्कुलर हो। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। ये तब वैलिड है जब आपने अपने कॉलम को कम से कम इसेंट्रिसिटी के लिए डिजाइन किया। कम से कम इसेंट्रिसिटी जो मेंटेन रहनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 5% रहनी चाहिए। 5% बोले तो 0.05 ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस रहनी चाहिए। और यहाँ भी जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का क्राइटेरिया रहेगा वो भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। यानी कि ई मिनिमम जो रहना चाहिए आपके पास वो लेस देन इक्वल टू 0.05% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशंस रहना चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है ये कंडीशंस आपके पास। अब बारी आती है कि सर हम इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं। ये तो आपका एनालिसिस पार्ट था कि कॉलम के ऊपर जो लोड कैरिंग कैपेसिटी थी, चाहे वो आपका शॉर्ट कॉलम हो, शॉर्ट कॉलम का सेक्शन रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और आपका सर्कुलर भी हो सकता है। अब इसके हम कुछ डिजाइन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम अपने डिजाइन स्टेप फॉर एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम की, कि जब भी आप एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम को डिजाइन कर रहे होंगे तो आपके कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। जब भी हम शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करते हैं तो उस कंडीशंस में इसके 2 केसेस बनते हैं। पहला केस हो सकता है कि जब हमारे पास कॉलम का साइज गिवन हो और कॉलम का साइज में गिवन हो तो उस कंडीशन में सर आपके पास उसकी विड्थ भी गिवन होगी और सर उसकी डेप्थ भी गिवन होगी। क्लियर है, और सर उस कंडीशंस में हमारे पास लोड भी दे दिया जाएगा। लोड किस तरह का हो सकता है, लोड जो हो सकता है सर वो आपके पास अंडर सर्विस भी बोल सकता है कि अंडर सर्विस लोड है, ठीक है, अंडर सर्विस लोड है। और दूसरा लोड कौन हो सकता है सर, वो आपके पास वर्किंग लोड भी बोल सकता है। ठीक है, ये तो लोड की कंडीशन है, बता दी मैंने कि लोड की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, कि वो अंडर सर्विस लोड भी हो सकता है और आपके पास वर्किंग लोड भी हो सकता है। और या बोल सकता है लोड में डायरेक्ट क्या क्या बोल सकता है ये भी मैं बता देता हूं। आपके पास वो फैक्टर्ड लोड बोल दे पहले से ही कि सर फैक्टर्ड लोड है, या बोल दे आपके पास कोलैप्स लोड है, या बोल दे सर कैसा लोड है, कोलैप्स लोड है, या बोल दे सर अल्टीमेट लोड है। बट ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस में फैक्टर लोड या कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड बोले।
क्लियर है। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। आपके पास सिंपल लोड दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि लोड इज अंडर सर्विस कंडीशंस, तो आप कैलकुलेट करना उसका अल्टीमेट लोड, यानी कि उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, फैक्टर बनाना पड़ेगा, या उसको कोलैप्स लोड बनाना पड़ेगा, या उसको अल्टीमेट लोड बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि जब भी हम डिजाइन ऑफ कॉलम की बात करते हैं तो इसको हम कौन से मेथड से डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर अपने लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन कर रहे हैं। तो उस स्टेप्स में आपको जो सबसे पहला स्टेप्स रहेगा वो कौन सा रहेगा सर? कैलकुलेट द फैक्टर लोड रहेगा। और जो कैलकुलेट द फैक्टर लोड होगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा अपने पीयू से। और ये किस तरह से कैलकुलेट होगा आपके पास? ये होगा सर आपके पास जो गिवन लोड होगा, अब गिवन लोड क्या हो सकता है, अंडर सर्विस लोड होगा या वर्किंग लोड होगा। तो उस कंडीशन में जो लोड होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको किससे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। और यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाएगा वो आपके पास 1.5 लिया जाएगा। क्लियर है? तो ये तो रहा आपका पहला स्टेप। अब इसके अलावा सर और क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन हो सकती है? सर बी और डी गिवन है, लोड गिवन है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील भी गिवन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है सर? ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड ग्रेड ऑफ स्टील भी यहाँ पर गिवन हो सकता है। क्लियर है? तो पहले स्टेप्स में आपने क्या कैलकुलेट कर दिया है? फैक्टर लोड। अगर उसने डायरेक्ट फैक्टर लोड या कोलैप्स बोला है तो उसको आपको और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे सर? कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इफेक्टिव लेंथ की। अब कभी कभी क्वेश्चंस में अगर आपके पास या तो अनसपोर्टेड लेंथ की बात करेगा या इफेक्टिव लेंथ की बात करेगा। अगर उसने अनसपोर्टेड लेंथ बोला है तो आपको अनसपोर्टेड लेंथ को ही क्या लेना है? उसकी इफेक्टिव लेंथ लेना है। कब लेना? जब उसने कंडीशन मेंशन ही नहीं की है। अगर उसने कंडीशन मेंशन की है कि जो कॉलम है वो दोनों एंड से सर फिक्स्ड है, और दोनों एंड से या आपके हिंज है, या एक एंड से फिक्स है दूसरे एंड से आपका पिंड है, तो उस कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस कंडीशंस में आपको अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के अकॉर्डिंग अपना एल इफेक्टिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर कंडीशन नहीं दी गई है और डायरेक्टली उसने अनसपोर्टेड लेंथ दी है तो उस कंडीशन में उस अनसपोर्टेड लेंथ को ही आपको क्या मानना है? उसका इफेक्टिव लेंथ मानना है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप्स की, तो थर्ड स्टेप्स में आपको क्या करना है? चेक फॉर द स्लेंडरनेस। आपको चेक करना है कि जो आपका कॉलम है वो किस टाइप का है। टाइप बोले तो शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है। तो ये किससे पता चलेगा? आपकी स्लेंडरनेस लिमिट से पता चलेगा कि अगर सर हमारा स्लेंडरनेस रेशो अगर लेस देन 3 हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। अगर स्लेंडरनेस रेशो आपका मोर देन 3 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो तो उस कंडीशन में हम शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। लॉन्ग कॉलम कब बोलेंगे? जब स्लेंडरनेस रेशो 12 और 12 से ज्यादा हो। बट आरसीसी में जब भी आप कॉलम को डिजाइन कर रहे होंगे तो उसका स्लेंडरनेस रेशो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपको कहां देखना है? अपने स्टेप नंबर 3 में देखना है। आप नेक्स्ट स्टेप 4 भी बना सकते हैं या स्टेप 3 का बी ही पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे मिनिमम इसेंट्रिसिटी। अब जब मिनिमम इसेंट्रिसिटी देखेंगे तो आपके पास जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का जो क्राइटेरिया होता है, चाहे आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, स्क्वायर सेक्शन हो या फिर आपके पास सर्कुलर सेक्शन हो, तो उस कंडीशन में जो आपका ई मिनिमम होता है वो मैक्सिमम होता है आपके पास अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइडेड बाय 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm। जो इसका ज्यादा आएगा, इन दोनों का जो ज्यादा वैल्यूज आएगी उसी को आप ई मिनिमम के लिए डिजाइन करेंगे। और जो आपका ई मिनिमम रहता है वो लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन होना चाहिए। क्लियर है? ये तो किसके लिए था सर? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड सर्कुलर के लिए था। बट अगर आपका सेक्शन कैसा हो? नॉन रेक्टेंगुलर हो, नॉन स्क्वायर हो या नॉन सर्कुलर हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा ई मिनिमम होगा वो मैक्सिमम होगा आपका इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय 300 और 20 mm। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा। क्लियर है? किसके लिए? नॉन रेक्टेंगुलर, नॉन स्क्वायर एंड नॉन सर्कुलर के लिए। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे आपके कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील का मतलब आप यहाँ पे क्या देखने वाले हैं सर? ASC देखने वाले हैं। ASC जो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो इसके लिए मैंने आपको जब
कॉलम की अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी को समझाया था अभी मैंने, तो उसी के आधार पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अपना एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन मेंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे आप चाहो तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के जितने भी कोडल प्रोविजन है उनको आप सारे के सारे यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट कर दिया है, आप नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उसकी स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप वहां पर जब मैं आपको इससे रिलेवेंट प्रॉब्लम करवाऊंगा तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप्स में हम बात करेंगे आपके कैलकुलेट द लेटरल रेनफोर्समेंट। लेटरल रेनफोर्समेंट कहो या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कहो, जो यहाँ पे लेटरल रेनफोर्समेंट होता है वो आपके पास एज ए लेटरल टाइज की फॉर्म में भी हो सकता है, जिनको आप एज ए पॉलीगन लिंक बोल सकते हैं, और दूसरा आपके पास हेलिकल और स्पाइरल रेनफोर्स भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसको आप क्वेश्चन के साथ साथ हम कवर करेंगे। ये तो कब, जब आपके पास कॉलम का साइज गिवन हो, लोड गिवन हो, तो उस कंडीशंस में आपको किस तरह से अपना एक्सियली लोडेड शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करना है डियर। क्लियर है? उसी तरह से हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कॉलम का साइज गिवन ही नहीं है, जब कॉलम का साइज गिवन भी नहीं है तो उस कंडीशंस में भी उसने लोड की कंडीशन गिवन दे सकता है। लोड की कंडीशन आपके पास अंडर सर्विस हो सकता है, जिसको मैं यूएस लिख रहा हूं, यूएस मतलब अंडर सर्विस, अंडर सर्विस लोड हो सकता है, और आपके पास वर्किंग लोड हो सकता है, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है? या वो डायरेक्ट बोल सकता है सर, क्या बोलते हैं कि सर वो कोलैप्स लोड है, कोलैप्स लोड है, या बोल दे उसको अल्टीमेट लोड बोल दें, ठीक है? ये कंडीशन हो सकती है। अगर तो उसने बोला डायरेक्ट कि कोलैप्स लोड है या अल्टीमेट लोड है, तो उस कंडीशंस में आपको लोड एजिटेड रखना है। बट अगर आप उसको क्या दिया है, अंडर सर्विस लोड दिया है या फिर वर्किंग लोड दिया है, तो उस कंडीशंस में आपको लोड को क्या करना पड़ेगा, उसको फैक्टर्ड बनाना पड़ेगा। फैक्टर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीयू गिवन लोड जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। क्लियर है? तो पहला स्टेप तो दोनों का आपका सेम रहने वाला है। सेकंड स्टेप्स में हम जो देखेंगे वो आपका इफेक्टिव लेंथ का क्राइटेरिया देखेंगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में अनसपोर्टेड लेंथ गिवन है या इफेक्टिव लेंथ गिवन है तो आपको एजिटेड लेना है। अगर वहां पे इफेक्टिव लेंथ भी नहीं बोला, अनसपोर्टेड लेंथ भी नहीं बोला, तो वहां पे कोई ना कोई कंडीशंस गिवन होगी। कंडीशंस गिवन होगी तो उसको IS 456-2000 के हिसाब से आपको मैच करना है। जो भी आपके पास इफेक्टिव लेंथ आएगी उसको आपको कैलकुलेट करके वहां पर दिखाना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप्स में जो आपको कैलकुलेट करना है, एज्यूम द लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। अब आपको यहाँ पे एज्यूम करना होगा कब, जब आपके पास एरिया ऑफ सेक्शन इज नॉट गिवन, यानी कि कॉलम का साइज जब गिवन नहीं होगा तो उस कंडीशंस में आपको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को एज्यूम करना पड़ेगा। तो आपको पता है जो मिनिमम क्राइटेरिया रहता है 0.8% रहता है और मैक्सिमम आपका 6% रहता है। 6% कब, जब आपकी बार अनलैप्ड हो, और जब हमारी बार क्या कर दी जाए, लैपिंग कर दी जाए, तो उस कंडीशंस में जो आपका लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है वो आपके पास 4% होता है, यानी कि 4% ऑफ ग्रॉस एरिया होता है। क्लियर है? तो यहां पर आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 1% मान सकते हैं, 2% मान सकते हो, 3% मान सकते हो। उसके बाद जो आपका स्टेप फोर्थ रहेगा, स्टेप फोर्थ में आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द साइज ऑफ कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा। और स्टेप फिफ्थ में आपको क्या देखना पड़ेगा, चेक द स्लेंडरनेस। अब आपको फिर से चेक करना है कि जो कॉलम है वो आपका सर शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है, और उसी तरह से आपको उसकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक करनी होगी। क्लियर है? और लास्ट स्टेप, सिक्स स्टेप जो आता है वो आपके पास कैलकुलेट द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील देखना पड़ेगा। आपको एग्जैक्ट एरिया यहां से आप फाइंड आउट कर पाएंगे। और स्टेप 7 में आपको क्या देखना है, कैलकुलेट द लेटरल रेनफोर्समेंट। और आपको स्टेप 7 में क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट द लेटरल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगले लेक्चर्स में जो हम कवर करेंगे आपका वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। कब, जब आपके पास कॉलम का साइज गिवन होगा। और उससे नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम कवर करेंगे कि जब आपके पास कॉलम का साइज गिवन ही नहीं होगा तो उस कंडीशंस में आप अपने एक्सियली लोडेड कॉलम को किस तरह से डिजाइन करते हैं। और इन्हीं दोनों जो आपकी ये दो केस है, इन दोनों ही केस के आधार पर चाहे आपका SSC JEE हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विस हो, मेंस के कन्वेस्टल में एक क्वेश्चंस 15 से 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी इन दोनों ही
केसेस से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहां पर हम बात करेंगे आपके एक्सियली लोडेड कॉलम की, कि जब आपके पास कॉलम का क्रॉस सेक्शन गिवन हो, आपके पास लोड मेंशन हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन हो या ग्रेड ऑफ स्टील मेंशन हो, तो उस कंडीशंस में हम अपने कॉलम को किस तरह से डिजाइन करते हैं।